ज्ञान चंद्रिका जीव कांड लेक्चर नंबर 246। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसामूलं सिद्धं शुद्धं परमिय जिनेन्द्रवर्णे निचन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड का यह हिंदी अनुवाद है और उसमें हम पृष्ठ संख्या 691 पर आ गए। 691 सम्यक तो मार्गणा में अभी हम अन्य द्रव्य एक दूसरे को कैसे निमित्त रूप होते हैं उसकी चर्चा चल रही है। उसी को यहाँ उपकार कहा है। एक जीव भी दूसरे जीव को उपकारी होता है ना, निमित्त होता है। वैसे पुद्गल भी जीव को निमित्त होता है। किसमें? सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में। ये कैसे होता है उसको हमने देखा था कि कर्मों के उदय रूप से जो कुछ फल मिलते हैं और उसमें ये जो द्रव्य प्राण आदि भी बातें बनती है, श्वासोश्वास बनता है, आयु का उदय होता है, तो उसमें वो जीवन चलता है। तो ये पुद्गल के उपकार है, उपकार है ने उसमें वो निमित्त है। ये बात अपनी हुई थी कल। अब यहाँ 691 पृष्ठ पर हम देखते हैं, वहाँ लिखते हैं कि पुनश्च पुद्गल है वह मात्र जीव को ही उपकारी नहीं है, यानी एकमात्र जीव को ही निमित्त है ऐसा नहीं है। तो कहेंगे एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को भी निमित्त है, अपितु पुद्गल को भी पुद्गल उपकारी है। उपकारी यानी निमित्त है। जैसे कांसी आदि को भस्मी आदि, कांसी आदि को भस्मी आदि का अर्थ क्या होता है? कांसे या अन्य धातु के बर्तन जो है भस्म, राख, साबु से मांजे जाते हैं। हम यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं तो वहाँ दूसरा पुद्गल यूज करते हैं ना, ब्रासो। ब्रासो तो पॉलिश है और रोज साबु भी लगाते हैं ब्रासो पॉलिश के लिए, ब्रासो भी लगाते हैं। ये जो अन्य पुद्गल के लिए पुद्गल यूज करते हैं। कांसे में समझे क्या? कांसे कांसा ये धातु नाम है। हाँ अब वासन आवे। पहले तो कांसे के होते थे। अब ये साबु से नहाते हैं, वो क्या है? पुद्गल का उपकार करता है। पानी से ना और जलादि को कतक फलादि और लोहादि को जलादि उपकारी देखे जाते हैं। क्या कहते हैं? जलादि को कतक फलादि। कभी आपने देखा है कि बरसात के दिन होते हैं और ऐसा मैला मैला पानी आता है, मिट्टी से मिला हुआ, तो क्या करते हैं? उसको फटकड़ी मिलाते। नहीं देखा कभी? एलम ऐसे उसमें ऐसे घुमाते हैं थोड़ा, हाँ, और फिर रख देते हैं तो क्या होता है? पूरी मिट्टी उसमें से नीचे बैठ जाती है। हाँ। वो पहले देखा है? हाँ, गो एंड डू टुमारो। हाँ, स्टडीड इन स्कूल। हाँ, और वी स्टडीड इन एक्चुअल लाइफ। Because you don't have beer, so you cannot use ELM. हाँ, पर हम रोज करते थे ना। ये जो पुणे में हम रहते थे तो ऐसा मिट्टी जैसा पानी आता था, तो बरसात के दिन में वो तुरटी ऐसा, उसको तुरटी कहते हैं मराठी में, घुमा के रख देना, वो तो नीचे पूरा ऐसा मिट्टी सेट हो जाती है। लेकिन यहाँ जो बता रहे हैं वो कतक नाम का फल है। कतक फल ये भी ऐसा ही, उसका ऐसा पूरा सा उसका टेस्ट होता है। ये कतक फल है।
यहाँ क्या लिखा है, जल में कतक फल डालने से मिट्टी नीचे बैठती है, ऊपर जल स्वच्छ होता है। ये भी पुद्गल का पुद्गल में उपकार है, निमित्त है। और लोहादि को जलादि उपकारी देखे जाते हैं, ऐसे और भी देखे जाते हैं। ये लोहादि को जलादि क्या उपकार करते हैं? में क्या लिख, हाँ, समझ में? जंग पकड़ता है, हाँ, जंग तो उसको निमित्त है, उपकार करता है ऐसा नहीं समझना। यानी लोहे को जंग पकड़ने में पानी निमित्त है, बस। कितने एग्जाम्पल जो लौकिक में तो हमें सारे जो है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का उपकारी है। अग्नि से पानी गर्म होता है, क्या हो रहा है, एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल में निमित्त हुआ। पुनश्च पुद्गल ही है ना, वो काय की बात, जीवन की बात नहीं कर रही है। जो हमें दिखाई देता है वो क्या है, पुद्गल है ना, दिखाई देता है, पांचों इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है वो पुद्गल है। पुनश्च औदारिक शरीर नाम कर्म। मैं पूछूंगी प्रश्न, आपको मिली भाई। वैक्रिक शरीर नाम कर्म और आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से आहार वर्गणा से निपजे हुए 3 शरीर है और श्वासोश्वास है। क्या कहा? हाँ, ऐसा लिखा यहाँ क्या लिखा? आपका ध्यान नहीं था ना? हाँ, ये किसका उदय है? पहला निमित्त कौन सा लिया? नाम कर्म लिया। ये जो 3 शरीर नाम कर्म है वो तो कर्म है। हाँ, कर्म है, वो कारमान वर्गणा से बन चुका है कर्म। अब वो उदय रूप हो रहा है, उदय रूप हो रहा है, उसका फल मिल रहा है। तो औदारिक शरीर नाम कर्म की बात है। वैक्रिक शरीर नाम कर्म और आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से, क्योंकि उसके उदय में वैसे वैसे वर्गणाओं का ग्रहण होता है, हमने पहले देखा था। इसके उदय में उस जाति का योग है और उसके उस जाति के परमाणुओं का ग्रहण होता है। उससे आहार वर्गणा से निपजे हुए 3 शरीर है। इन कर्मों के उदय से आहार वर्गणा का ग्रहण हुआ और आहार वर्गणा इन 3 शरीर रूप से परिणमित हुई। एट ए टाइम नहीं लेना, जिसके जो हो उसके। और श्वासोश्वास है, श्वासोश्वास भी पुद्गल है। तथा तेजस शरीर नामक नाम कर्म के उदय से तेजस वर्गणा से निपजा हुआ तेजस शरीर है। ये रॉ मटेरियल है तेजस वर्गणा, और उससे क्या उत्पन्न हुआ? तेजस शरीर। उसमें निमित्त कौन है? तेजस नाम कर्म। तथा कारमान शरीर नामक नाम कर्म के उदय से कारमान वर्गणा से निपजा हुआ कारमान शरीर है। एक कारमान शरीर किसके बना है? उसमें क्या क्या होता है कारमान शरीर में? हाँ, 8 कर्म, जो स्कंद है पूरा, उसका नाम क्या है? कारमान शरीर। तो कारमान शरीर क्या है? तो 8 कर्मों का समूह है, वो तो उसका स्कंद है। तथा स्वर नामक नाम कर्म के उदय से भाषा वर्गना से निपजा हुआ वचन है। देखो, थोड़ा गौर करेंगे तो ये सारे पुद्गल कर्म के उदय में उसके मेहमान है। पुराना कर्म का उदय चल रहा है और वो नवे उस जाति के परमाणु आते रहते हैं, और हम मानते हमारी आवाज कितनी अच्छी है। तो कोई कोकिल कंठी कह देगा तो खुश खुश। ये सारे तिर्यंजों के साथ क्यों कंपैरिजन करते मुझे पता नहीं लगता। कोकिल कंठी, गजगामिनी मालूम? गजे ने हाथी जैसे चाल है। फिर क्या? मुर्गा नयनी, सिंहकटी। अच्छा। पुनश्च देखो, नहीं, हम कर्मों की बात भी अगर देखते हैं तो कितना ख्याल आता है, भेद विज्ञान करने में कितना बल मिलता है कि ये उस जाति के कर्म के उदय में वैसी वो ग्रहण होता है पुद्गल का। जीव तो वैसा का वैसा अनादि से है,
पुद्गल की वहाँ रचना होती रहती है, मिटती रहती है, अन्य अन्य नई नई होती रहती है, और वहाँ नए नए कर्मों का ग्रहण होता है, उसका उदय होता रहता है, और ये सारी पुद्गल में बातें चलती रहती है। और जीव ऐसा सियाना है या मूर्ख है, उसको यह मैं हूँ मानता रहता है, रोता रहता है, हंसता रहता है, कुछ ना कुछ चलता। तो ये पुद्गल में सारे घटना विघटना ये सारे पुद्गल में हो रहा है। मैं तो जानने वाला हूँ, जिसको जाना वो मैं हूँ या मेरा है, ये उसने मान लिया। फिर उसमें से कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। काला अच्छा कि गोरा अच्छा है? आप कहेंगे गोरा अच्छा है, तो बाल गोरे हो जाए और स्किन काली हो जाए तो पुनश्च नो इंद्रियावरण। ये नो इंद्रिय क्या होता है सुशीला बहन? मन को कहते हैं नो इंद्रिय, और उसका आवरण यानी मन संबंधी आवरण। तो नो इंद्रियावरण के क्षोभशम से, क्षोभशम यानी उसका कुछ उघाड़ चल रहा है, यानी संगी जीव है, उसको नो इंद्रियावरण का क्षोभशम चल रहा है। उससे युक्त संगी जीव के अंगोपांग नामक नाम कर्म के उदय से, अंगोपांग क्यों? ये मन भी एक उपांग है, अंग उपांग है। मनोवर्गना से निपजा हुआ द्रव्य मन है। ऐसे ये पुद्गल के उपकार है। ये जो शरीर बना है, मन है, वचन है, श्वासोश्वास है, ये सारा क्या है? पुद्गल का उपकार है। पुद्गल उसमें निमित्त है। उसमें भी पुराने कर्मों का उदय है और नए पुद्गल वर्गना लेके वैसे वैसी रचना होती है, शरीर की भी, मन की भी, वाणी की भी, श्वासोश्वास की भी, सब कुछ। ये पुद्गल ही उसमें निमित्त है। इसी अर्थ को 2 सूत्रों द्वारा कहते हैं। 607 आहार वगणादो तिन्नि शरीराणि होन्ति उत्सासो निस्सासो वियतेजो वगणखण्डादुते जङ्गम् आहार वर्गणात् त्रीणि शरीराणि भवन्ति उच्छ्वास निश्वासो च तेजो वर्गणा स्कंदातु तेजोंगम। क्या कहते देखो, आहार वर्गणात यानी आहार वर्गणा से त्रीणी शरीराणि भवंती, 3 शरीर होते हैं। नितिन भाई आए ना, कौन से 3 शरीर होते भाई? आहार वर्गणा से 3 शरीर कौन से होते हैं? अमोल आप हेल्प करेंगे? हाँ, उदारिक, वैक्रिक और आहार। बहुत अच्छा। अभी अभी हमने ऊपर पढ़े थे ना, वो उन नाम कर्मों के उदय से इन 3 शरीरों की रचना होती है। शरीर कौन से? आहार वर्गना से होने वाले शरीर कौन से? हाँ, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर। तो देखो, त्रीणी शरीराणि भवन्ति, और क्या होता है? उच्छ्वासा निश्वासोपि च। उच्छ्वास और निश्वास कल हमने देखा था। उच्छ्वास यानी श्वासोश्वास जिसको कहेंगे, निश्वास यानी अंदर लेना, उच्छ्वास यानी छोड़ना, जिसका दूसरा नाम प्राणापान कहा था। प्राण और अपान यानी श्वासोच्छ्वास, ये भी किससे होता है? आहार वर्गना से। और तेजो वर्गना स्कंधात, तेजो वर्गना नाम के जो स्कंध है उससे क्या होता है? तू तेजोंगम यानी तेजस शरीर, अंग यानी शरीर, तेजोंग यानी तेजस शरीर होता है। नीचे पढ़ेंगे टीका में, 23 जाति की वर्गणाओं में आहार वर्गना से औदारिक, वैक्रिक, आहारक 3 शरीर होते हैं और उच्छ्वास निश्वास होता है। उसमें भी ये आहार वर्गना के परमाणुओं का ही ग्रहण होता है और छोड़ना होता है। तेजस वर्गना के स्कंधों से तेजस शरीर होता है। 608 नंबर की गाथा। भासमण वगणादो क्रमेण भाषामणं च कम्मादो अट्ठविनकं मदौवम् ओदिद्दिजिनेः निर्दिष्टम् भाषामनो वर्गणात् क्रमेण भाषामनश्च कर्मणतः अष्टविधद्रव्यं भवतीति निर्दिष्टम्। क्या कहते देखो, भाषा मनोवर्गणातः, भाषा वर्गना से और मनोवर्गना से क्रमेण ने क्रम से, अनुक्रम से क्या क्या होता है?
भाषा और मन होते हैं। भाषा वर्गणा से भाषा उत्पन्न होती है, मनोवर्गणा से द्रव्य मन की रचना होती है। कर्मणतः यानी कर्मण वर्गणा से क्या होता है, अष्टविध द्रव्यम, अष्टविध कर्म द्रव्यम चाहिए एक्चुअली। ऊपर प्राकृत में अष्टविध कर्म द्रव्यम लिखा है। जरा पुस्तक निकालना, उसमें है क्या? ऊपर प्राकृत में क्या लिखा देखो, अष्टविध कर्म द्रव्यम, द्रव्य कर्म की बात है। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म होता है। भवतीति जिनहि निर्दिष्टम, ऐसे किसने बताया है? जिनेंद्र भगवान ने बताया। इसीलिए हम जब वो गा रहे थे ना, उसका वो बराबर नहीं। हाँ? 608 आगे आ गया। 608 कर्म शब्द वहाँ रह गया है उसमें अष्टविध द्रव्य में है, परंतु ऊपर स्पष्ट अष्टविध कर्म द्रव्यम लिखा है ना, यहाँ भी कर्म शब्द डालना चाहिए। तो हम जैसे गा रहे थे तो अष्टविध द्रव्यम भवती थी, वो तो जुड़ नहीं रहा था। अष्टविध कर्म द्रव्यम भवती थी जिनहि निर्दिष्टम, ऐसा वो कर्म शब्द वहां डाल दो, अष्टविध कर्म द्रव्यम। उसके लिए द्रव्य के पहले, हाँ द्रव्य के पहले द्रव्य कर्म भी लिखे तो चले, परंतु ऊपर जैसा प्राकृत है वैसा लिखना चाहिए। इसका अर्थ नीचे देखते हैं, समझ में आई ये बात? जीव के जो ग्राह्य वर्गणाएं हैं, कौन कौन सी ग्राह्य वर्गणा है? ग्राह्य ने जीव ग्रहण करता है। 23 वर्गणा देखी हमने। आप थी कि नहीं थे? नहीं थे, अच्छा। हाँ बोलो, 5 है, नाम बोलो। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कर्मण वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा। इसमें से आहार वर्गणा से क्या हो रहा है? 3 शरीर और श्वासोश्वास। तेजस वर्गणा से तेजस शरीर, भाषा वर्गणा से भाषा, मनोवर्गणा से मन और कर्मण वर्गणा से 8 प्रकार का द्रव्य कर्म। कर्मण शरीर कहेंगे तो कर्मण शरीर चले, परंतु यहाँ 8 प्रकार के, उसमें कर्मण शरीर में क्या है तो 8 प्रकार के द्रव्य, ये द्रव्य कर्म है। हम टीका पढ़ेंगे अभी, लास्ट लाइन 691 पर। भाषा वर्गणा के स्कंधों से 4 प्रकार की भाषा होती है। बोलो वीरेश भाई, 4 प्रकार की भाषा कौन सी है? मालूम नहीं, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी है ना? हाँ हाँ हाँ, मनो ने वचन का बोलो। सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, ये 4 प्रकार की भाषा। मनोवर्गणा के स्कंधों से द्रव्य मन होता है। ये द्रव्य मन का हमने वर्णन देखा था कल। आपको मालूम है द्रव्य मन कैसा है? हाँ, अष्टदल कमल के आकार, ये फूला हुआ कमल है, कैसे 8 पंखुड़ी वाला, उस आकार का, इसका परिमाण सूक्ष्म है और कहाँ? वो हृदय के स्थान में। ये द्रव्य मन है। वो द्रव्य मन की रचना किससे होती है? उसमें रॉ मटेरियल क्या है? मनोवर्गणा। और उसमें उदय किसका है? 9 इंद्रिय वरण का क्षोभशम, और फिर अंगोपांग नाम कर्म का उदय। क्योंकि उतना क्षोभशम नहीं होगा तो उस अंगोपांग का उदय भी नहीं होगा। संगी पंचेंद्रियों के ही होगा अंगोपांग। कौन सा अंगोपांग? ये मन संबंधी अंगोपांग। क्योंकि अंगोपांग का उदय तो द्विंद्रिय को भी है, परंतु उसके अपने योग्य अंग और उपांग बनते हैं, हाथ पैर जो कुछ होते हैं, है ना? और यहाँ संगी पंचेंद्रिय की बात है और मन की बात चल रही है। तो जैसा ज्ञान का उभार, वैसे उसके अन्य कर्मों के भी, पूरक कर्मों का एट ए टाइम उदय होता है, बंधने में भी और उदय में भी।
मेरी भाषा में उसका पैकेज होता है, नाम कर्म का। जब आगे पढ़ेंगे हम, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। हाँ, देखो, कार्मण वर्गणा के स्कंदों से 8 प्रकार का कर्म होता है, ऐसा जिनदेव ने कहा है। कोई आचार्य कोई नहीं कहते, मैं कहता हूँ, आप मानो। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में आया और उन्होंने बताया, केवल ज्ञान से जानी हुई बातें हैं। 609 नित्यत्तम लुक्खत्तम बंधस्य कारणं तु एयादि संख्येजा नंद विहानिद्दलुक्खगुणा स्निग्धत्वं रुक्षत्वं बंधस्य च कारणं तु एकादय संख्येया नंद विहानिद्दलुक्खगुणा। ये बंध क्यों होता है, उसकी बात यहाँ चल रही है। बाह्य अभ्यंतर कारण के वश से, बाह्य अभ्यंतर कारण यानी बाह्य कारण यानी उसको हम निमित्त कहेंगे, और अंतरंग उसका अपना जो कुछ उपादान रूप शक्ति है। बाह्य अभ्यंतर कारण के वश से जब जब कार्य होता है तो वहाँ उपादान और निमित्त दोनों ही कारण विद्यमान होते हैं। 2 कारण है, कार्य एक है ना। तो उसके वश से स्निग्ध पर्याय के प्रकटपने से चिकना स्वरूप होता है, वह स्निग्ध है। स्निग्ध समझते हैं, चिकना, स्टिकी, ग्रीसी। उसके भाव को स्निग्धत्व कहते। भाव है वह पना, जैसे माता है और उसका क्या है, मातृत्व। कोई वृद्ध है तो उसको कहें वृद्धत्व, तो वह लगता है उसका वो भाव ख्याल में आता है, तो यहाँ कहेंगे वह स्निग्धत्व कहेंगे। तथा रूखा रूप होता है, वह रूखा है। रूखा यानी ड्राई, उसके भाव को रुक्षत्व कहते हैं। सो जल, अभी कुछ एग्जाम्पल क्रम से बताए हैं, उसमें कहेंगे स्निग्धत्व अधिक है। जल, फिर बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध, या घृत। घृत है समझते हैं, घी। आपने संस्कृत पढ़ा नहीं है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, सुना है कभी? है? कर्जा निकाल के भी घी पियो कहते कि ये किसने जन्म मरण किसने देखा है, ये चार्वाक मत है। हाँ, कि किसने आगे का जन्म देखा है, इसी जन्म में मौज मजा करो। पैसा नहीं है तो क्या करो, कर्जा निकालो और मौज मजा करो। हाँ, और घूमो संसार में। अमेरिका में यही चल रहा है, और हाँ, आजकल हिंदुस्तान में भी वही सब चल रहा जगह है। यही चल रहा है। पहले कर्जा निकालो, किसने, कोई चिंता नहीं है। कर्जा की चिंता से भले मर जाओ। आजकल तो कहते हैं मरने के बाद क्या चिंता तुमकी, क्यों मर रहे हो, चिंता क्यों कर रहे, बिंदास करो ना, मरने के बाद बाकी बचे हुए लोग देख लेंगे क्या करना है। आपने ना बकरी का दूध पतला होता है, उससे गाय का दूध कितना परसेंटेज होता है? अरे 6 तो भैंसे के दूध में 4 के नीचे ही रहता है। हाँ, भैंस का दूध इसमें वो 6% तक होता है। ऊँटनी का दूध उससे भी ज्यादा ठीक होता है। और घृत यानी तो घी, वो पूरा ही लबालब भरा है स्निग्धांश से। इनमें स्निग्ध गुण की हीनाधिकता देखी जाती है। जल में तो बिल्कुल स्निग्धांश नहीं है, और आगे आगे बहुत बहुत है, अधिक है। अभी वृक्ष गुण की बात देखेंगे। धूली, वालू, रेत। धूली यानी धूल, मिट्टी वाले, मिट्टी युक्त, यानी उसमें वो वृक्ष नहीं, रेत। वालू यानी बिल्कुल छोटी ऐसी, बहुत पतली, और रेत यानी थोड़ी जाड़ी हुई, क्योंकि उसमें, हाँ, रेती सैंड, उसमें क्या है, वृक्षता अधिक है। उसमें चिकनाई बिल्कुल नहीं, वृक्ष ने उसकी चल रही ना बात,
रुक्षता बहुत देखो, अधिक इसको हम अधिक इस है। तरह डिफाइन कर सकते हैं क्या, ये बालू यानी जो समंदर के बाहर मिलते हैं ना वो, और रेत यानी नदी के पास मिलते हैं वो वो थोड़ी मोटी होती है, जाड़ी होती है। यानी उसमें रुक्षत्व अधिक है ना। या तुच्छ पाषाण आदि, तुच्छ पाषाण भी छोटे छोटे टुकड़े ऐसे पत्थर के टुकड़े, उसमें रुक्ष गुण की हीनाधिकता देखी जाती है। यानी शुरू शुरू के नाम लिए उसमें हीन रुक्षांश है, आगे आगे अधिक है। वैसे ही ये तो हमारे लौकिक के उदाहरण बताएं, परमाणु में भी स्निग्ध रुक्ष गुण की हीनाधिकता पाई जाती है। कुछ परमाणुओं में स्निग्धता है, कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में और बहुत ज्यादा है। किसी किसी परमाणुओं में रुक्षत्व है, किसी में कम है, किसी में अधिक है, अधिक है, अधिक है, बहुत अधिक है। तो इसके बहुत सारे वेरिएशंस उसमें मिलेंगे, अलग अलग डिग्रीज, अविभाग प्रतिच्छेद उसके भी होंगे। वे स्निग्ध रुक्ष गुण, ये गुण है ना, ये स्निग्ध रुक्ष गुण कौन से गुण के पर्याय है? स्पर्श गुण में स्निग्धता रुक्षता होती है। हल्का भारी, बोलो क्या क्या होता है? हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गर्म। हाँ, तो रूखा चिकना, वो रूखा यानी रुक्ष और चिकना यानी स्निग्ध। तो वे स्निग्ध रुक्ष गुण द्व्यनुकादि स्कंध पर्याय के परिणमन के कारण होते हैं। इसका अर्थ बताओ। द्व्यनुकादि स्कंध पर्याय के परिणमन के कारण होते हैं। कौन बताना चाहता है? हाँ बोलो। नहीं, ये बात यहाँ नहीं है। द्व्यनुक, हाँ बोलो। द्व्यनुक आदि का हमें उसमें क्या बताया गाथा में, वो हमें नहीं चाहिए। हमने जो वाक्य पढ़ा उसका अर्थ हमें चाहिए। यहाँ कहाँ लिखा है संख्यात असंख्यात? द्व्यनुक यानी क्या? द्विअणुक, दो अणु। आदि का अर्थ क्या है? दो अणु, तीन अणु, चार अणु, पांच अणु, आगे चलो। तो द्व्यनुकादि यानी दो या अधिक परमाणुओं का जो स्कंद हुआ है। स्कंद क्या है? पर्याय है। कैसी पर्याय है? उसका नाम क्या है? हाँ, वो इन्होंने बताया था पहले। उसका सुना है, कहीं से हेल्प तो मिल जाती है। ये द्रव्य पर्याय है, अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय। अनेक द्रव्य है, हमें एक में एक बंधन रूप से दिख रहे हैं। वहां पर एक वस्तु दिख रही है, ये एक वस्तु दिखाई दे रही है, परंतु ये है क्या? अनंत परमाणुओं का स्कंद है। तो यहाँ कहते हैं द्व्यनुकादि यानी दो अणु, तीन अणु, चार अणु, आगे जितने अनंत तक चले जाओ, आदि में सब कुछ आगे, इनका जो स्कंद रूप से जो पर्याय बनती है उसको भी पर्याय कहते हैं। स्कंद ये पुद्गल की पर्याय है और परमाणु ये पुद्गल द्रव्य है। जब पुद्गल द्रव्य कहेंगे तो वो परमाणु है। अनेक परमाणु इकट्ठे होते हैं, बनते हैं, स्कंद तैयार होता है, तो उसकी पर्याय है कौन सी? समान जाति द्रव्य पर्याय। ये नाम सुना है कभी? क्यों समान जाति? सभी पुद्गल जाति एक है ना। पुद्गल 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 अनेक द्रव्यों की वो मिली हुई एक बंधन रूप जो पर्याय है, उसको कहते हैं द्रव्य पर्याय। अनेक द्रव्यों की पर्याय उसको कहेंगे द्रव्य पर्याय। एक द्रव्य में जो अनंत गुण है उनकी प्रत्येक की पर्याय है, उसको कहेंगे गुण पर्याय। वो गुण पर्याय में हमने दो भेद देखे थे, आपको याद होगा तो, पुस्तक में ही देखा था। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। सुना इतना तो याद आया ना? हाँ। तो ये क्या है? ये गुण पर्याय है। और यहाँ हम स्कंद है, ये क्या है? द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय। तो वहां सभी एक जाति के द्रव्य कौन से? पुद्गल पुद्गल पुद्गल। ऐसे काल 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 मिलकर एक स्कंद होगा कि नहीं होगा? ये सारे चिपके हुए ना पूरे लोकाकाश में। हाँ, नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्यों नहीं होता है? हाँ, उसमें वो स्पर्श गुण नहीं है, स्निग्ध रुक्षण नहीं है, उसके कारण जो बंध होता है वो उसमें नहीं है। तो दो जीवों को मिलकर भी एक होगा कि नहीं? एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं, तो उसका एक स्कंद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये स्कंद जो है वो मात्र पुद्गल में है।
परंतु जीव और पुद्गल, जीव, उसके अनंत कर्म और उसका शरीर, इनको मिलाकर उसको भी द्रव्य पर्याय कहते हैं। उसका नाम क्या है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। असमान का अर्थ है समान नहीं है। एक जाति कौन सी? जीव जाति, और दूसरी जाति है पुद्गल जाति। जीव तो एक और पुद्गल अनंत, मिलकर एक मनुष्य पर्याय यहाँ हमें दिखाई। वो व्यंजन पर्याय है, मनुष्य पर्याय। हमने देखा था स्थूल है, वचन गोचर है, चिरकाल रहने वाली है, ऐसी जो पर्याय है जिसको हम मनुष्य पर्याय, देव पर्याय कहते हैं, उसकी बात है। अब यहाँ कुछ अलग बात हो रही है। यहाँ जो स्कंद पर्याय हुई है, वो स्कंद होने का कारण क्या है? तो स्निग्ध वृक्ष गुण का विशिष्ट अभी कारण बताएंगे क्या होता है, उसके कारण यहाँ स्कंद रूप पर्याय बनी। फिर पढ़ेंगे मैं इसको। वे स्निग्ध वृक्ष गुण द्व्यनुकादि स्कंद पर्याय के परिणमन के कारण होते हैं। स्निग्ध नाम का, वृक्ष नाम का कोई गुण आपने सुना? तो यहाँ गुण क्यों लिखा? हाँ, ये गुण है कि नहीं है? पहले मुझे बताओ। स्निग्ध वृक्ष गुण है कि नहीं है? गुण कौन सा है? गुण तो स्पर्श गुण है। ये पर्याय है, ये पर्याय को गुण कहा यहाँ पर। और वो गुण भी किसको? अविभाग प्रतिच्छेद है, उसको यहाँ गुण कहा है। मिनिमम जितना मिनिमम पॉसिबल स्निग्धांश है उसको एक गुण कहते हैं। ये इसकी स्पेशलिटी यहाँ हम कहेंगे। फिर उसमें और एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गया तो कहेंगे 2 गुण, और एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गया तो कहेंगे 3 गुण। ऐसे वृक्षांश भी जो मिनिमम पॉसिबल है, वो कितना है तो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, मिनिमम भी अनंत है, उसी को यहाँ जघन्य 1 गुण कह दिया। बेसिक जो अनंत है उसको 1 गुण कह दिया। अब उसके ऊपर जितने अधिक होंगे उसको 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण ऐसा कहते हैं। ये जघन्य में जघन्य है, इसको गुण कहेंगे। अविभाग प्रतिच्छेद जो जघन्य में जघन्य है उसका नाम है 1 गुण। उसमें और एक अनंत में और एक बढ़ गया उसको कहेंगे 2 गुण, और एक बढ़ गया उसको कहेंगे 3 गुण। अभी हम पढ़ेंगे, देखो इसको। वे स्निग्ध वृक्ष गुण द्व्यनुकादि स्कंद पर्याय के परिणमन के कारण होते हैं। यानी वो उसकी अंतरंग शक्ति ही है जिसके कारण 2 या अधिक परमाणु जुड़ते हैं। उसी के लिए उसका नाम पुद और गल, जुड़ते और बिखरते रहते हैं। तथा चकार शब्द से, ऊपर च शब्द आया है, बंधस्य च कारणम, चकार शब्द से स्कंद के बिछुड़ने के भी कारण होते हैं, क्योंकि उसके वृक्षत्व परिणमन हो गया तो उसमें से बिछुड़ जाएंगे। जैसे बूंदी का लाडू देखा है, क्या होता है? पहले तो उसकी वो कली कहते, क्या आप क्या कहते हैं? दान। हाँ, वो बनाते हैं, वो उसका पाक बनाते हैं, फिर उसको इकट्ठा करते। कभी कभी क्या होता है, वो बनता नहीं है। क्यों? उसका एग्जैक्ट जितना स्निग्धत्व होना चाहिए वो नहीं होता। और कभी जब ड्राई होता है तो उसमें से ऊपर से कुछ दाने निकलते भी होते हैं। तो ये स्निग्धत्व और वृक्षत्व के कारण होता है। स्निग्ध रूप 2 परमाणुओं का, अभी किसका किसका बंध होता है ये बता रहे। स्निग्ध रूप 2 परमाणुओं का या वृक्ष रूप 2 परमाणुओं का, ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, वृक्ष का वृक्ष के साथ, या एक स्निग्ध और एक वृक्ष परमाणु का परस्पर जुड़ने रूप बंध होने पर द्व्यनुक स्कंद होता है। 2 परमाणु में ही बातें बताई है। 2 स्निग्ध थे, अभी उसमें कंडीशन नहीं बताई है, वो आगे जाके बताएंगे कि कितने डिफरेंस वाला स्निग्धांश होगा तो जुड़ेंगे, समान समान वाले नहीं जुड़ेंगे। यहाँ तो इतना ही बताया है, एक स्निग्ध और दूसरे स्निग्ध के साथ बन सकता है, एक वृक्ष दूसरे वृक्ष के साथ बन सकता है, और एक स्निग्ध और एक वृक्ष है तो भी बन सकता है। अब उसमें जो आवश्यक कंडीशन है वो अब बताएंगे। ऐसे संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं का स्कंद भी जानना। जैसे 2 परमाणु जुड़ने के लिए यहाँ स्निग्ध वृक्ष की बात बताई है, वैसे
संख्यात भी परमाणु जुड़ते हैं, स्कंद तैयार होता है। असंख्यात परमाणुओं का स्कंद होता है। हमने देखा था असंख्यातानुवर्गणा, और अनंतानुवर्गणा के आगे सारे अनंत परमाणुओं के स्कंद है सारे के सारे, तो उनके भी यहाँ स्कंद बन जाते हैं। इसी विधि से बनते हैं। वहाँ स्निग्ध गुण और वृक्ष गुण अंशों की अपेक्षा संख्यात असंख्यात अनंत भेद युक्त है। यानी ये स्निग्ध गुण और वृक्ष गुण बताया, उसके जो अंश बताएंगे उसकी अपेक्षा से उसके कितने है भेद, तो संख्यात असंख्यात और अनंत। अब इसी के और अधिक डिटेल बात आएगी। 610 एय गुणं तु जहन्नम निदत्तं विगुणत्रिगुण संख्येजा संख्येजानंत गुणं ओदितः रुक्षभावञ्च एक गुणं तु जगन्यं स्निग्धत्वं द्विगुण संख्येया संख्येयानंत गुणं भवति तथा रुक्षभावञ्च। स्निग्ध गुण जो एक गुण है वह जगन्य है। जिसका एक अंश हो उसको एक गुण कहते हैं। ये मिनिमम पॉसिबल है, उसको हम यहाँ एक गुण कहेंगे। उससे लेकर द्विगुण त्रिगुण संख्यात गुण, द्विगुण से 2 गुणा नहीं होता, उसमें एक बढ़ गया है तो 2 गुण कहा, और एक बढ़ गया तो 3 गुण कह दिया। संख्यात गुण असंख्यात गुण अनंत गुण रूप स्निग्ध गुण जानना। हम अंश कहेंगे, डिग्री कहेंगे, उसको यहाँ गुण कह दिया। वैसे ही वृक्ष गुण भी जानना। परमाणु में जो ये स्निग्धांश या वृक्षांश कितना है, स्निग्ध गुण कितना है, वृक्ष गुण कितना है, तो 1 गुण 2 गुण 3 गुण इस तरह से उसको मापा जाता है। परंतु जहाँ जघन्य या 1 गुण कहा, उसका वहाँ अनंत विभाग प्रतिच्छेद वहां पर भी होंगे स्निग्ध के। केवल ज्ञान गम्य सबसे थोड़ा तो स्निग्धत्व वृक्षत्व, उसको एक अंश मानकर है ना, क्या लिखा, इसके अंश केवल ज्ञान गम्य है, फिर भी जघन्य में जघन्य है, इसको एक अंश माना है हमने। उस अपेक्षा स्निग्ध वृक्ष गुणों के अंशों का यहाँ प्रमाण जानना। ये बात बताए, अभी पूछी थी, फोन आया था ना अन्ना जी का, यशपाल जैन का फोन आया था। मैंने जयपुर में जब मैंने लेक्चर लिए थे बच्चों के, तब बताया था कि जघन्य होता है उसमें भी अनंत है, जो केवल ज्ञान गम्य अंश है, उसको हमने एक माना है, और उसके फिर हमने 2 3 4 कहते हैं। तो कहाँ आया है, मुझे आधार बताओ। उन्होंने बोले तो बहुत ये वेल नोन फैक्ट है, सब जगह आती है। उसी पुस्तक में जिसका तुमने संपादन किया है, ऐसा बोला। यहाँ क्या लिखा, केवल ज्ञान गम्य सबसे थोड़ा तो स्निग्धत्व वृक्षत्व, यानी वो अन्य अंशों से कम है, जघन्य में जघन्य है, फिर भी कितना है, उसमें भी अनंत हो गया अंश उसके, जो कुछ अविभाग प्रतिच्छेद, फिर भी जघन्य को एक अंश माना या एक गुण माना, उसको एक अंश मानकर उस अपेक्षा स्निग्ध वृक्ष गुणों के अंशों का यहाँ प्रमाण जानना। स्पष्ट शब्दों में आगे बात। 611 नंबर। एवं गुण संयुक्ता परमाणु आदिवगणं निधिया योगदुगाणं वन्दे दोन्नं बन्धो हवे नियमा। एवं गुण संयुक्ता परमाणव आदिवर्गणायां स्थिता योग्यद्विकयोः बन्धे द्वयोर्बन्धो भवे नियमा। ऐसे स्निग्ध वृक्ष गुणों से संयुक्त परमाणु, प्रत्येक परमाणु अपने अपने जो उसका यथा योग्य, ऐसी बात नहीं है कि परमाणु है तो सभी जघन्य अंश रूप है। परमाणु में 1 अंश 2 अंश 4 अंश अनंत तक भी होंगे, संख्यात असंख्यात अनंत सभी, हर एक अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग अपना अपना स्निग्धांश वृक्षांश होगा। यदि सब में अगर परमाणु है इसलिए जघन्य मानेंगे तो परमाणु कभी स्कंद रूप हो ही नहीं सकते, ख्याल में, क्योंकि जघन्य का बंध होता नहीं है। एक जघन्य दूसरे जघन्य के साथ नहीं बन सकता,
या जघन्य वो एक अधिक या दो अधिक के साथ भी नहीं बन सकता, जघन्य का बंध ही नहीं होता। तो परमाणु में कहीं जघन्य अंश पड़ा है, वो उसके अंतरंग बहिरंग कारणों से उसका अपने आप वो स्निग्धांश रुक्षांश बदल जाता है और तब जाके वो बंधे योग्य हो जाता है। ये बात है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसे स्निग्ध रुक्ष गुणों से संयुक्त परमाणु प्रथम अनुवर्गणा में रहते हैं। ये प्रथम अनुवर्गणा क्या है सुशीला बहन? हाँ, जघन्य जघन्य अविभाग वाली प्रतिचित। आप क्या कहते जया बहन? हाँ हाँ, 23 वर्गणा में पहला नंबर किसका था? सिंगल परमाणुओं का। उसको यहाँ कहते हैं प्रथम अनुवर्गणा। अनुवर्गणा का ही नाम था ना उसका नाम अनुवर्गणा था। फिर द्व्यनुक त्रिनुक संख्यात अनुवर्गणा कहा हमने। अनुवर्गणा ने सिंगल परमाणु अलग अलग छोटे छोटे है, उसमें अपना अपना रुक्षांश और स्निग्धांश होगा। तो कहते हैं स्निग्ध रुक्ष गुणों से संयुक्त परमाणु प्रथम अनुवर्गणा में रहते हैं। सो यथा योग्य दो परमाणुओं के बंध स्थान में उन्हीं दो परमाणुओं का बंध होता है। नियम से स्निग्ध रुक्ष गुण के निमित्त से सर्वत्र बंध होता है। क्या नियम है? स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण ही सर्वत्र बंध होता है। कुछ विशेष नहीं है ऐसा कोई जानेगा, इसलिए जहाँ बंध होने योग्य नहीं है, ऐसे निषेध पूर्वक जहाँ बंध होने योग्य है उसी विधि को कहते हैं। क्या कहते हैं? बस स्निग्धांश है रुक्षांश है इसलिए बंध हुआ, ऐसा नहीं है। ये बात बताने का कोई ऐसा मानेगा कि बस स्निग्ध और रुक्ष के कारण बंध होता है, स्निग्ध का स्निग्ध रुक्ष के रुक्ष कोई भी किसी के साथ भी बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए जो कंडीशंस है वो बताएंगे। उनका बंध होता है प्रोवाइडेड, वो कंडीशन फुलफिल होगी तो बंध होगा। अब परमाणु होते हैं उसकी प्रॉपर्टी में फर्क पड़ेगा? क्या क्या अणु है, हाँ, परमाणु है उसकी जो अविभाग प्रतिचित जो वेरिएशन है, हाँ, उसमें अनुभाग प्रतिचित परमाणु की प्रॉपर्टीज कौन सा अनुभाग? प्रॉपर्टी देने की प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है कि परमाणुओं में अलग अलग उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद है, क्योंकि अनंत गुण है, अनंत गुणों के अपने अपने अलग अलग अविभाग प्रतिच्छेद हो गए, यानी उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क होगा तो बिल्कुल होगा। प्रॉपर्टी का अर्थ से नहीं समझेगी, यानी उसके कैरेक्टर्स या उसके जो गुण धर्म उसके वो फिजिक्स की अपेक्षा पूछते हैं। लेकिन अणु तो अणु ही होगा ना, उसमें अणु तो अणु है, पर परमाणु में भी कोई कम स्निग्धांश वाले है, कोई अधिक स्निग्धांश वाले है, उसी की बात है। साइज वाइज तो कोई फर्क नहीं है, साइज की बात नहीं चल रही, गुणों में, गुणों यानी इसमें कैरेक्टर्स, ये जो स्निग्धांश रुक्षांश में तो फर्क होगा ही होगा, यही उसके और उसी के characters कारण तो वो बंद हो उसका रहा भी स्कंद नहीं बना है, ये भी मात्र सिंगल परमाणु। इनसे जो स्कंद बनेंगे उसमें भी कैरेक्टर में फर्क है। इसीलिए तो हम जो कोई मोटे मोटे स्कंद, कोई जल है, कोई पृथ्वी है, कोई उसमें या चिकनाई में जो कोई वेरिएशन दिखाई देता है। स्किन भी किसी की ड्राई है, किसी की ये तो ऑयली है, ये क्या है? परमाणु के वहाँ वेरिएशन है ना। अभी वो बंध किस विधि से होता है उसकी बात बताएंगे। अभी ये सारा फिजिक्स चल रहा है। ये बड़े बड़े फिजिक्स के भी प्रोफेसर, ये है एक औरंगाबाद के सुरेश शाह है, वो तो ये सारी बातें पूछ रहे थे मेरे से कि मैं तो इसी पर रिसर्च करता हूँ ना, आपके तो ग्रंथों में लिख दिया है कहते। ये 612 निधान बज्जन्ति रुक्ख रुक्खाय पोगला, निधरुक्खाय बज्जन्ति रुवारुवीय पोगला, स्निग्ध स्निग्धान बध्यन्ते रुक्ष रुक्षाश्च पुद्गलाः, स्निग्ध रुक्षाश्च बध्यन्ते रूप्य रूपिणश्च पुद्गलाः।
देखो टीका, स्निग्ध गुणयुक्त पुद्गलों से स्निग्ध गुणयुक्त पुद्गल बनते नहीं है और रुक्ष गुणयुक्त पुद्गलों से रुक्ष गुणयुक्त पुद्गल बनते नहीं है, यह कथन सामान्य है। यानी जरा रुकना, पूरा वाक्य पूरा होने तक, इसको नियम नहीं मान लेना। बंध भी होता है, उसका विशेष आगे कहेंगे। वृक्ष भी वृक्ष के साथ बनते हैं, परंतु वो कंडीशन उसमें बताएंगे, वो विधि बताएंगे, तब भी बनते हैं। पुनश्च स्निग्ध गुणयुक्त पुद्गलों से वृक्ष गुणयुक्त पुद्गल बनते हैं। उन पुद्गलों की दो संज्ञा है, एक रूपी एक अरूपी। आप कहेंगे सभी पुद्गल रूपी है, उसकी बात नहीं है। ये जो नाम रूपी अरूपी है वो किसी अलग संदर्भ में अलग अपेक्षा से बताया है। वो क्या है उसको हम देखेंगे। ख्याल में आई बातें? वृक्ष भी वृक्ष के साथ बंधेगा, स्निग्ध भी स्निग्ध के साथ बंधेगा, परंतु प्रोवाइडेड, वो प्रोवाइडेड क्या है उसको देखेंगे। और वृक्ष भी स्निग्ध के साथ बंधेगा, तो उसमें तो है रूपी और अरूपी, तो वो क्या है उसको पहले देखेंगे। उन संज्ञाओं को कहते हैं, यानी किसको रूपी कहना किसको अरूपी, उसकी बात अभी इस गाथा में बताएंगे। 613 नंबर। निद्धिदरोलि मध्ये विसरिस जाति समगुणम् एकम् रूवित्ति होदि सन्ना शेषाणन्ता अरूवित्ति स्निग्धेतरावलि मध्ये विसदृश जाते समगुण एक रूपीति भवति संज्ञा शेषाणान्ते अरूपिण इति। आगे देखते हैं रूपी अरूपी किसको कहना। स्निग्ध वृक्ष गुणों की पंक्ति विसदृश जाति है। पंक्ति यानी जैसे हम स्निग्ध गुण जघन्य है, फिर अगर एक अविभाग ज्यादा है, 2, 3, 4, 30 ऐसा हम कहेंगे। स्निग्ध की एक लाइन बनाएंगे और एक वृक्ष की जघन्य से लेकर, यानी उसको हम जघन्य को एक गुण कहेंगे, फिर 2 गुण 3 गुण 4 गुण ऐसा लिखेंगे, 2 पंक्तियां बनाएंगे। तो स्निग्ध वृक्ष गुणों की पंक्ति विसदृश जाति है। एक जाति कौन सी है? स्निग्ध जाति, और दूसरी वृक्ष जाति, अर्थात विसदृश विसदृश, हाँ, नॉट सिमिलर। स्निग्ध की और वृक्ष की परस्पर विसदृश जाति है, विरुद्ध जाति है। विसदृश यानी विरुद्ध जाति है। उनमें जो कोई एक समान गुण हो उसको रूपी ऐसी संज्ञा द्वारा कहते हैं। हमने 2 पंक्तियां बनाई, ये स्निग्ध का जघन्य, स्निग्ध का, और ये आर वृक्ष का जघन्य, इसको एक गुण भी कहेंगे। इसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गया, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण, अनंत तक चली जाएगी ये पंक्ति। ऐसे ही वृक्ष गुण की भी 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण, ऊपर तक। अब यहाँ कहते हैं कि जो कोई एक समान गुण हो विसदृश जातियों में, एक स्निग्ध की लाइन है और एक वृक्ष की लाइन है, मान लेते यहाँ 4 और यहाँ 4 है, 4 गुण स्निग्ध और 4 गुण वृक्ष, तो वो क्या कहेंगे उसके लिए? रूपी। उसको रूपी कहेंगे। इसका बंध हो जाता है? नहीं होता है। नहीं होता। अभी किसको कहना वो तो सुनो, हाँ, फिर उसको बताएंगे किसका बंध होता है। वो तो कंडीशन अभी हमने बताई नहीं है। कल आए। ये रूपी किसको कहना और अरूपी किसको कहना? समान गुण वाले को हाँ, 4 स्निग्धांश के लिए रूपी कौन है? 4 वृक्षांश, और उसको छोड़कर बाकी उसके लिए क्या है? अरूपी। और समान गुण बिना अवशेष रहे उनको अरूपी ऐसी संज्ञा द्वारा कहते हैं, उसी को उदाहरण द्वारा कहेंगे। देखो इतनी डिटेल कहीं बातें आती नहीं, केवल जघन्य गुणों का बंध नहीं होता है और एक के डिफरेंस से बंध होता है, इतनी बात आती है शास्त्र में। यहाँ बहुत विस्तार से बताएं। हम 614 पढ़ेंगे। 2 गुण निधानुसय 2 गुण लुखानुगम हवे रूवी
इगिति गुणादि अरूपी रुक्षस्सवितं वेदि जाने द्विगुण स्निग्धानोश्च द्विगुण रुक्षाणुपो भवेत् रूपी एकत्रिगुणादि अरूपी रुक्षस्यापि तद्व इति जानीहि। हमने 4 का उदाहरण लिया था, यहाँ 2 का दिया है। देखो टीका, दूसरा है गुण जिसके, यहाँ 2 है गुण जिसके। ऐसा जो द्विगुण स्निग्ध परमाणु, द्विगुण स्निग्ध परमाणु यानी जिस परमाणु में 2 गुण स्निग्धांश है, उसके लिए द्विगुण रुक्ष परमाणु रूपी कहलाता है। जिसमें 2 गुण स्निग्धांश है, स्निग्धता है, उसके लिए 2 गुण वाला जो वृक्ष वाला परमाणु है वो परमाणु इसके लिए रूपी है। बाकी अन्य सभी अन्य अंशों वाले 1 हो 3 हो अधिक हो, वो सारे क्या कहेंगे? अरूपी कहेंगे। तो अवशेष 1, 3, 4 इत्यादि इत्यादि यानी अनंत तक चले जाओ, गुणधारक परमाणु अरूपी कहलाते। किसके लिए? वो द्विगुण स्निग्ध वाले के लिए। एक द्विगुण वृक्ष वाला ही रूपी है उसके लिए, बाकी सभी अरूपी हैं। ऐसे ही द्विगुण वृक्षाणु के लिए उसको वृक्षाणु ही बना दिया, वृक्षाणु का वृक्षाणु द्विगुण स्निग्धाणु रूपी कहलाता है। और अवशेष 1, 3 इत्यादि गुणधारक परमाणु अरूपी कहलाते हैं। तो रूपी किसको कहना और अरूपी? समान जिसमें वृक्षांश और स्निग्धांश, वे परमाणु एक दूसरे के लिए रूपी कहलाएंगे और अन्य सब उसके लिए अरूपी होंगे। 615 4 के लिए 3, 2, 1, 5, 6 सब ऊपर के सब अरूपी है। एक दूसरे के साथ जो समान है वो एक दूसरे के लिए रूपी है, बाकी अन्य उसके लिए अरूपी है। 615 निद्धस्य निद्धेन दुराह्येन लुक्खस्य लुक्खेन दुराह्येन निद्धस्य लुक्खेन हवेज्जबन्धो जहन्नवज्जे विषमे समेवा स्निग्धस्य स्निग्धेन द्व्यधिकेन रुक्षस्य रुक्षेण द्व्यधिकेन स्निग्धस्य रुक्षेण भवेत् बन्धो जघन्यवर्जे विषमे समेवा। ये द्व्यधिकेन हुआ है, द्व्यधिकेन चाहिए। पहला द्वे है वैसे ही चाहिए। हाँ वैसा ही चाहिए। रुक्षस्य रुक्षेण द्व्यधिकेन। 615 जैसे एक लाइन में 2 बार है ना द्व्यधिकेन शब्द आया है, द्व्य शब्द वो द्व है उसकी जगह द्व्यधिकेन, द्व्यधिकेन वो द्व्यधिकेन हुआ ना, द्व्यधिकेन चाहिए। द्व है ना उसमें आधा यह जोड़ना। 694 देखो इसका अर्थ हम देखेंगे। स्निग्ध अणु का अपने से 2 गुण अधिक स्निग्ध अणु के साथ बंध होता है। अभी ये कंडीशन बता रहे, स्निग्ध अणु का अभी 2 स्निग्ध वाला है, उसका बंध 4 स्निग्ध वाले के साथ हो सकता है। 3 वाले का बंध 5 वाले के साथ होगा, पर 3 वाले के साथ जघन्य के साथ नहीं होगा, ये बाद में बताएंगे। जघन्य को छोड़ ही दो, उसका बंध किसी के साथ नहीं होगा। 2 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, या 4 का 2 के साथ, उल्टा पुल्टा 2 का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, ऑड का ऑड के साथ, इवन का इवन के साथ। हाँ, डिफरेंस ऑफ 2 चाहिए। डिफरेंस ऑफ 2, डिफरेंस ऑफ 2 एंड एक बीच में छोड़कर ऊपर वाला जो कोई हो। ऐसा भी होता है, यहाँ बड़ा एक स्कंद है और यहाँ छोटा एक स्कंद है, इनमें एक का डिफरेंस है। एक क्या नहीं, इसमें 2 वाले हैं, पूरा स्कंद 2 वाला है और यहाँ पूरा स्कंद 4 वाला है, तो सारा वो 2 वाला स्कंद 4 वाला स्कंद के समान बन जाता है। नंबर ऑफ परमाणु डजन कैरी एनी मीनिंग, यानी जिसमें ज्यादा परमाणु है उस जैसा छोटा स्कंद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा भी स्कंद हो उसमें
4 स्निग्धांश है छोटे में, और बड़ा स्कंद है 2 स्निग्धांश वाला, तो 2 वाला 4 रूप हो जाएगा। ये साइंस। अरविंद भाई कुछ बात ख्याल में आती है? थोड़ी थोड़ी ख्याल। अरे क्या बात कर रहे हैं? देखो इसमें एक बीच में छोड़ देना, 2 वो का छोड़ बंधन दोगे 4 बाकी वाले मत के करो साथ ना होगा, भाई। परंतु ये 4 वाला स्निग्धांश ही होने की जरूरत नहीं है। इस 2 का इस 4 के साथ भी बंध होगा, बीच में एक छूटना चाहिए। हाँ, 2 के डिफरेंस से ने 2 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 5 का 7, अभी अनंत है वो भी एक बीच में छोड़ दो, यानी उसमें 2 प्लस कर दो, तो उतने उसके साथ उसका भी बंध होगा। एक्चुअली ऐसा ही है, मिनिमम अनंत ही है। फिर भी हमने उसको एक गुण कह दिया ना, हाँ, तो एक गुण की अपेक्षा भी अनंत तक चले जाओ। अब उसके आगे 1 2 3 ऐसा गिन लो तो वही अनंत को भूल कर हम 1 2 3 में आपको समझा रहे हैं। और 1 2 3 करते करते भी अनंत तक पहुंचेंगे, इतने वो गुण भी अनंत तक होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। क्योंकि हमने एक नाम भी अनंत को ही दिया है, जगन्य वाले को। इजी टू अंडरस्टैंड डिफरेंस ऑफ 2, 3 का होगा तो नहीं होगा, 1 का डिफरेंस होगा तब भी नहीं होगा, यानी मेरी मान्यता ऐसी थी कि सिग्नल के साथ सिग्नल नहीं जा सकता। नहीं जा सकता है। हाँ। 4 कॉम्बिनेशन है। अधिक स्निग्ध होगा वो, कम स्निग्ध वाला जो है। स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, स्निग्ध का रुक्ष के साथ, रुक्ष का स्निग्ध के साथ, और वृक्ष दूसरा के- क्या है? हाँ, इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन है, लेकिन डिफरेंस ऑफ 2 गुण की होनी चाहिए। यही बात अभी यहाँ बता रहे हैं। देखो थोड़ा पढ़ेंगे, जो नहीं हाँ, होगा जरूर, कल जरूर। दोबारा ले लेंगे। नहीं, आज ही देखो पूरा टीका पढ़ रहे, स्निग्ध अणु का अपने से 2 गुण अधिक स्निग्ध अणु के साथ बंध होता है। 2 गुण अधिक बताए ना, डिफरेंस ऑफ 2। वृक्ष अणु का अपने से 2 गुण अधिक वृक्ष अणु के साथ बंध होता है, यानी पहले स्निग्ध का स्निग्ध के साथ और वृक्ष का वृक्ष के साथ बताया। फिर स्निग्ध अणु का अपने से 2 गुण अधिक वृक्ष अणु के साथ बंध होता है। स्निग्ध 3 अंश वाला था, 3 गुण वाला था, 5 गुण वाले वृक्ष के साथ भी बंध होगा उसका। वहां अभी किसका नहीं होता वो बता रहे। एक गुणयुक्त जघन्य, जघन्य का है ना उसका, जिसका हमने एक गुण नाम रखा है, तो एक गुणयुक्त जघन्य वो भले स्निग्ध अणु व वृक्ष अणु का 3 गुणयुक्त परमाणु के साथ बंध नहीं होता। भले वो स्निग्ध हो, वृक्ष हो, कुछ भी हो, जघन्य का बंध ही नहीं होता। जो परमाणु जघन्य वृक्ष या जघन्य स्निग्ध वाले हैं, उनका अन्य किसी भी परमाणु के साथ बंध होगा ही नहीं। तो क्या वो कायम अनादि अनंत ऐसे ही पड़े रहेंगे? क्या होगा? उनका अपने से वो परिणमन होगा, उस जघन्य से कुछ अलग हो जाएगा। हो सकता है जघन्य से लेकर वो असंख्यात हो जाए, उनका जघन्य तो नष्ट हो जाएगा, अधिक गुण वाला होगा, तो बाद में उसका बंधन भी होगा। जघन्य का बंधन नहीं है, इतनी बात ख्याल में लेना। हो सकता है, हाँ बिल्कुल होता है, इसीलिए उसका नाम पुद्गल है। परमाणु को भी पुद्गल क्यों कहा? उसमें भी अपना अपना परिणमन चलता है, अधिक स्निग्धांश वृक्षांश भी कम ज्यादा होते रहते हैं। देखो स्निग्ध, ये एक गुणयुक्त जघन्य स्निग्ध अणु व वृक्ष अणु का, यानी जघन्य वृक्ष अणु का 3 गुणयुक्त परमाणु के साथ बंध नहीं होता। भले वो वृक्ष हो, स्निग्ध हो, कुछ भी हो, यानी 1 का 3 के साथ कभी भी बंध नहीं होगा। 2 का 4 के साथ हो सकता है, 3 का 5 के साथ हो सकता है, 1 का नहीं होगा। यद्यपि यहाँ 2 अंश अधिक है, यानी 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, तथापि 1 अंश युक्त परमाणु बंध ये योग्य नहीं है। ये रूल है, 1 अंश युक्त परमाणु बंधने योग्य नहीं है, इसलिए बंध नहीं होता। इसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे। इसका उदाहरण लेके वो 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ से लोभ नहीं बनता, ये बात सिद्ध की है, उसका दृष्टांत देखिए। बाकी चर्चा करेंगे कल। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो,
नमो आर्याणम नमो नुवज्जायणम नमो लोहे शुभसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो नुवज्जायणम नमो लोहे शुभसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो नुवज्जायणम